सो हे गाइस, मैं आप सबके लिए न्यू एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सानवी अब भी अपनी जगह पर बैठी थी। उसने अचानक अपना हाथ अपने माथे पर रखा, जहाँ उसे अब भी आर्यन के होठों की हल्की छुअन महसूस हो रही थी। बाकी सब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बस, मेरा हो गया। इतना कह सानवी अचानक उठी और वहां से जाने लगी। वो विक्रम के पास से होते हुए गुजर रही थी, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था वहां पर। वो अब भी किसी सोच में गुम थी। तभी उसका पैर एक चेयर से टकराया, जिससे उसकी हल्की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही विक्रम तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और तुरंत उसके पास जा परेशानी से बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम चीखी क्यों? ठीक तो है ना तुम? कहते हुए वो उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। सानवी ने अपनी आंखें कस कर बंद की और धीरे से कहा, वो मेरे पैर में चोट लग गई है शायद। उससे अपने पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये देख सभी लोग उसके पास गए और फिक्र भरी आवाज में उसे कुछ न कुछ पूछने लगे। वहीं सानवी भी अपनी आंखों में आंसू लिए उन सभी को देख रही थी, जो सब लोग उसे पूरे हक के साथ डांट रहे थे। तभी विक्रम की नजर सानवी के पैरों पर गई, जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। शायद उसके पैर के नाखून में चोट लगी थी। उसने जल्दी से सानवी के हाथ को पकड़ चेयर पर बिठाते हुए एक मेड से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। वहीं सब लोग सानवी के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि सानवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद सानवी को ज्यादा चोट लग गई है, इसीलिए वो रो रही है। वहीं सानवी भी नहीं जानती थी उसके आंसू रुक क्यों नहीं रहे हैं। वो बस एकटक बिना भाव के विक्रम को देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। विक्रम ने नीचे झुक उसके पैरों के पास बैठकर उसके पैरों को अपने हाथों में पकड़ उसकी चोट को कॉटन से साफ करने लगा। वो धीरे धीरे उसकी चोट पर फूंक मार रहा था। उसने वैसे ही उसकी चोट को साफ किया और उस पर दवा लगाने लगा। विक्रम ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम देखकर नहीं चल सकते प्रिंसेस? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों होती है हमेशा? कितनी बार कहा है धीरे चला करो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुनी ही नहीं है। बहुत शरारती हो गई हो तुम। और अब तो बड़ी हो गई हो, तो कहाँ ही मेरी बात सुनोगे तुम? ध्यान रखा करो अपना। उनकी आवाज में फिक्र थी, जिसे सानवी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसने अनजाने में ही अपना सर हाँ में हिला दिया। वहीं बाकी सब बड़े ध्यान से उन दोनों को देख रहे थे। सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वहीं शालिनी की आंखों के सामने एक धुंधली याद आ जाती है, जहां ऐसे ही एक 4 साल की छोटी लड़की जिसने व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, वो ऐसे ही अपनी आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठी हुई थी। और ठीक उसके सामने विक्रम नीचे जमीन पर बैठे उसके घुटने पर दवा लगा रहा था, जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि सानवी ही थी, जो खेलते खेलते गिर गई थी। उसका घुटना हल्का छिल गया था। विक्रम उसकी चोट पर दवाई लगाते हुए उसे ऐसे ही डांट रहा था, और सानवी चुपचाप सोफे पर बैठी अपना सिर झुकाए उसकी बातें सुने जा रही थी। ये याद करते ही शालिनी की आंखें नम हो गई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। आप और आपके प्रिंसेस दोनों कभी नहीं बदलने वाले, उसने धीरे से कहा। तभी विक्रम ने कहा, लो हो गया, अब दर्द नहीं करेगा ये ज्यादा। इतना कि वो अपनी जगह से उठ जाता है। सानवी तुरंत उठकर ऊपर अपने कमरे की ओर भाग जाती है। उसे फिर से भागता देख विक्रम पीछे से आवाज लगाते हुए, बी केयरफुल प्रिंसेस। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था अभी। वो भी तुरंत बिना कुछ बोले स्टडी रूम की तरफ चला गया। उन दोनों के जाने के बाद सबके चेहरे की मुस्कान अब और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वहीं सानवी अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस आंखें हल्की नम थी। उसने तुरंत किसी को फोन लगाया और बिना किसी भाव के कहा, आई वॉन्ट टू मीट यू राइट नाउ, लव लाइन कैफे। इतना कि वो फोन कट कर कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद कैफे में सानवी और मिष्टी एक टेबल पर बैठी हुई थी। उन दोनों के बीच एक शांति थी। सानवी जहां टेबल को एकटक घूर रही थी, वहीं मिष्टी सानवी को एकटक घूर रही थी। मिष्टी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इसका जवाब तो अभिनव भाई दे सकते हैं, तुझे उनसे बात करनी चाहिए एक बार। उसकी बात सुन सानवी ने धीरे से कहा, मैंने पूछा था पर उन्होंने भी ठीक से जवाब नहीं दिया। और उस दिन जब शायद कुछ बोलना चाह रहे थे वो, तो आर्य ने उन्हें बोलने नहीं दिया। कहते हुए वो अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। फिर एक गहरी सांस ले। मुझे नहीं पता मिष्टी, मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं खुद नहीं जानती कौन मुझे जानता है और कौन नहीं। आर्यन से मैं कॉलेज में मिली, लेकिन उसके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे उसे मैं बरसों से जानती हूँ। इनफैक्ट पूरी राठौर फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है। मिसेस राठौर वो तो हमेशा मेरे खाने पीने का ख्याल रखती हैं।
और मिस्टर राठौर कहते हुए वो अचानक चुप हो गई। मिष्टी जो कब से बैठी उसकी सारी बातें सुन रही थी, उसने सानवी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, देख सानू, सच कहूं तो जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने खुद उनकी आंखों में तेरे लिए बेपनाह प्यार देखा है। उसकी बात सुन सानवी एकटक मिष्टी को देखने लगी, जिस पर मिष्टी ने अपनी पलकें झपका दी और कहा, और रही बात मिस्टर राठौर की, तो जहां तक तूने मुझे सब कुछ बताया है, मुझे नहीं लगता वो कोई बुरे इंसान है। हाँ माना तूने जो देखा वो फोटोग्राफ्स, हो सकता है वो झूठी हो, मतलब कि एडिटेड भी तो हो सकती है ना वो। इस पर सानवी ने शांति से कहा, लेकिन मेरी कुछ धुंधली यादें हैं जो मेरे सामने आती हैं जब भी मैं उन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश करती हूँ तो। मिष्टी ने उसकी आंखों से आंसू साफ कर उसके चेहरे को टिश्यू से अच्छे से क्लीन किया और फिर उसे पानी पिलाते हुए कहा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता सानू। ये सुन सानवी उसकी ओर देखने लगी। वो काफी हद तक शांत हो गई थी। मिष्टी ने कहा, अभिनव भाई से बात कर, वही तुझे बताएंगे सारी बातें। उसकी बात सुन सानवी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और तुरंत मिष्टी के गले लग गई। मिष्टी ने भी अपनी पकड़ उसकी पीठ पर कस दी। सानवी मिष्टी से मिल कैफे से निकल जाती है और कार ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की बातें चल रही थी। सब कुछ एक रील की तरह उसके सामने घूम रहा था। उसने ड्राइव करते हुए धीरे से कहा, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए भाई, और आपको इसका जवाब देना ही होगा। कहते हुए उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ एक हॉल में एक लड़की ने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सामने खड़े लड़के को देख कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो, क्यों मुझे तड़पा रहे हो इतना। उसके बाद सुन सामने खड़ा लड़का जो कोई और नहीं बल्कि अभिनव ही था, उसने हल्के गुस्से से कहा, समझ तो तुम नहीं रही हो क्यारा, मैं एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझाऊं, कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच, अब प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो तुम। क्यारा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, वो तो इस जन्म में होने से रहा मिस्टर आयचन। उसकी आंखों में अब भी आंसू भरा हुआ था। उसने अपने आंसू पोंछे और थोड़ा गुस्से से कहा, तुम चाहे जो कह लो, चाहे जो कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। मैं पहले भी तुमसे प्यार करती थी, अब भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, मरते दम तक। जब तक सांस चलेगी तब तक मेरी हर सांस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम होगा अभी। उसकी बात सुन अभिनव एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। कियारा की आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार झलक रहा था। वो उससे कितना प्यार करती थी ये बात वो अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता था और ना ही उसे खुद के करीब आने देता था। कियारा ने उसकी आंखों में देख कहा, याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें बचपन में ही कह दिया था कि अगर अभिनव रायचंद की कोई दुल्हन बनेगी तो वो सिर्फ कियारा राठौड़ होगी, और आज भी मैं यही कहूंगी कि कियारा राठौड़ अगर दुल्हन बनेगी तो सिर्फ अपने अभी की, वरना किसी की नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में एक जुनून था अपने प्यार को पाने का। उसकी इस तरह की बात सुन अभिनव एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है। उसने धीरे से उसकी आंखों में देख कहा, बंद करो ये अपना पागलपन, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा और ना ही कभी करता था, समझे तुम। इस पर क्यारा हंसी, तुम ये किसे बता रहे हो अभिनव, मुझे या फिर खुद को? क्योंकि मैं जानती हूँ अभी तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस दिखाते नहीं, जताते नहीं, लेकिन तुम्हारे सीने में भी मेरे नाम का दिल जरूर धड़कता है। ये सुन अभिनव ने उससे अपनी नजरें फेर ली और पलट गया। अब उसकी पीठ कियारा की तरफ थी। तभी उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर कहा, तुम जानती हो ना कियारा, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा हक है, उसे खुल के जीने का पूरा हक है, और मैं वो हक तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मुझसे जुड़ोगी तो तुम्हें मेरे साथ कभी वो खुशी नहीं मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। मेरे साथ मेरा अतीत है, मेरा कल है जिसे मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता। अगर तुम मुझसे जुड़ी तो मेरी जिंदगी में छाए काले बादल तुम्हारी जिंदगी में भी बाढ़ ला देंगे, और मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। कहते हुए वो पलटा और कियारा को देखने लगा, जो लगातार उसे ही अपनी आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। अगर तुम्हारे साथ जुड़ने से तुम्हारे हिस्से के गम मेरे नसीब में भी आएंगे तो मुझे वो भी मंजूर है। कहते हुए उसकी नजर एकटक अभिनव पर ही टिकी थी। उसकी बात सुन अभिनव ने झल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा कियारा। कोई बात नहीं अभी, मैं हम दोनों को खुश रख लूंगी। अब कियारा ने झट से कहा, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो।
कोई बात नहीं, मैं डिज़र्व होना ही छोड़ दूँगी। अब कियारा की आँखों में सवाल था, जैसे वो पूछ रही हो कि अब कोई बहाना बचा है तुम्हारे पास? मेरे पास उसका भी जवाब है। अभिनव ने जब ये देखा कि कियारा के पास उसके हर एक सवाल का जवाब है, तो वो हैरान हो गया। मतलब ये लड़की कुछ भी करके बस अपनी बात मनवा के ही रहेगी, उसकी ज़िंदगी में आकर ही रहेगी। उसने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो कियारा? तो तुम समझा दो। कियारा ने तुरंत कहा। इस पर अभिनव ने गुस्से में कहा, मेरी दुनिया अलग है तुमसे कियारा। तो मुझे भी उस दुनिया में ले चलो जहाँ तुम हो। कियारा ने आस भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। उसकी बात सुन अभिनव के हाथों की मुट्ठी कस गई। उसने पीछे पलट अपना चेहरा फेरते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम उस दुनिया के लिए नहीं बनी हो रैबिट। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ मिस्टर आयचंद। कियारा ने भी बिना किसी भाव के एकटक उसकी पीठ को देखकर कहा। तभी अभिनव जो कब से कियारा की बात से परेशान हो गया था, वो कब से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, उसने अचानक तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। तुम अच्छे से जानती हो मेरी असली पहचान क्या है, मेरे अंदर किसका गंदा खून है, कौन है मेरे असली माँ बाप, मेरी असली शख्सियत जिसकी वजह से आज सब फंसे हुए हैं इस दलदल में। मेरी वजह से सानवी अकेली हो गई है, मेरी वजह से उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, मेरी वजह से उसे वो सब झेलना पड़ा है जिसकी वो हकदार थी ही नहीं, मेरी वजह से उसने अपने माँ बाप खोए, मेरी वजह से आज वो तुम सभी से नफरत करती है, आर्यन से नफरत करती है, सिर्फ मेरी वजह से। कहते हुए उसने गुस्से में एक जोरदार लात पास पड़े एक कांच के टेबल पर मारी, जिससे वो ग्लास नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। कैरा डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। वो पहले ही अभिनव की इतनी गुस्से से भरी आवाज सुन सहम गई थी, पर उसकी इस आवाज के पीछे का दर्द भी वो अच्छे से जानती थी। इसीलिए उसने भी चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, समझे तुम? इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं था। खुद को दोष देना बंद करो। सानवी खुश है तुम्हारे साथ, तुम उसके भाई हो। वो अभी कह ही रही थी कि अभिनव ने बीच में चिल्लाते हुए कहा, नहीं हूं मैं उसका भाई, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, बल्कि मैं तो एक अनाथ हूँ जिसे उसके माँ बाप ने पाला है, और मेरी वजह से उसके ही माँ बाप नहीं है अब, कोई खून का रिश्ता नहीं है हमारे बीच। कहते हुए वो अचानक पलटा, जैसे उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक डर छा गया। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कियारा के पीछे देखते हुए कहा, सानवी। ये सुनते ही कियारा की आंखें भी बड़ी हो गई। उसने झट से अपने पीछे मोड़ एंट्रेस पर देखा, जहां सानवी अपनी आंखों में आंसू लिए बिना किसी भाव के खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसकी आंखें सूज चुकी थी, पूरे चेहरे पर पसीना था। वो एकटक अपने भाई को देखे जा रही थी। तभी अभिनव ने और कियारा दोनों जल्दी से आगे आए और उसके पास जाते हुए कहा, सानवी मेरी बात सुनो पहले, जैसे तुम सोच रही हो वैसा। कहते हुए वो उसे छूने ही वाले थे कि तभी सानवी 4 कदम पीछे हट गई। उन दोनों के हाथ हवा में रुक गए। ये देख अभिनव के दिल में एक टीस सी उठी। उसकी छोटी बहन जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, आज वह किसी पुतले की तरह उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल बेजान सी। अभिनव ने धीरे से उसके पास जाते हुए कहा, सानू बच्चा प्लीज मेरी बात। वो कह ही रहा था कि सानवी ने उसे अपना हाथ दिखा आगे बढ़ने से रोक दिया। सानवी ने अपनी नजरें एकटक अभिनव पर टिकाते हुए सपाट लहजे में कहा, सिर्फ सच, सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है मुझे, शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ सच। उसके अलावा एक शब्द भी आपने झूठ कहा ना, तो मेरा आप मरा हुआ मुंह देखोगे। उसने अभिनव की आंखों में एक टक देखते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी सर्द थी कि कियारा भी एक पल को उससे देखने लगी। वहीं सानवी की बात सुन अभिनव का दिल धक सा कर गया। सानवी के ऐसा कहते ही अभिनव अपनी जगह पर जम गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस पुतला बने चुपचाप खड़े सानवी को देखे जा रहा था। तभी कियारा ने हिम्मत कर धीरे से कहा, सानू। कहते हुए वो एकटक उसकी तरफ देख रही थी। सानवी ने एक नजर उसे देखा और कहा, आपको भी सब पता था नदी, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन कहीं खो से गए हैं। उसकी बात सुन क्यारा का दिल भर आया। आई एम सॉरी सानू। इतना कहते ही वो रो पड़ी। सानवी जिससे वो बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपने किसी दोस्त की तरह उसे मानती थी, जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी, आज उसे इस तरह से टूटता देख क्यारा का खुद का दिल टूट रहा था। उसने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और भीगी पलकों से देखते हुए कहा, आर्यन भाई ने मना किया था सानू, इसलिए मैंने।
उसने इतना ही कहा था कि सानवी ने अपनी नजरें उससे फेर ली और अभिनव पर टिकाते हुए कहा, क्या आप मेरे भाई नहीं हैं? उसे इस तरह से बर्ताव करता देख क्यारा की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने एक गहरी सांस ली पर कुछ कहा नहीं। वहीं अभिनव जो कब से चुपचाप सर झुकाए खड़ा था, उसने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और बिना किसी भाव के सानवी की आंखों में एकटक देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ सानवी, हमारा खून का रिश्ता नहीं है। उसकी बात सुनते ही सानवी के कदम अपने आप ही पीछे हो गए। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उसके आंसू को पोंछने वाला कोई आगे नहीं आया, ना अभिनव और ना ही क्यारा। अभिनव ने एकटक उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा सानवी, लेकिन उससे पहले तुम एक और सच्चाई जान लो। सानवी अभी बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके सामने खड़ी थी, उसे देख रही थी। ये देख अभिनव ने कहा, तुम्हें अब तक सच्चाई इसलिए नहीं बताई किसी ने क्योंकि आर्यन ने मना किया था। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी सच पता चले, फिर उसके लिए चाहे उसे पूरी जिंदगी ही क्यों ना तुम्हारी नफरत सहनी पड़े। उसकी बात सुन सानवी हैरान हो गई, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। अभिनव ने आगे कहा, जिससे तुम इतने सालों से नफरत करती आ रही हो, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हो, अपने माँ पापा का कातिल मानती हो, उसने तुम्हारे माँ पापा को नहीं मारा है। वो तो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं सानवी, तुम्हें अपनी प्रिंसेस मानते हैं। उनके दिल में हमेशा से क्यारा और तुम उनकी बेटी रही हो। उन्होंने कभी भी तुम्हें क्यारा से अलग नहीं समझा है। ये सुनते ही सानवी का दिल जोर से धड़का, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि वो अभी भी जिंदा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभिनव ने एकटक उसके चेहरे को देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, पहले ये सोचा था कि तुम्हें सच्चाई से अनजान रखूंगा, पर अब लगता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं बताया तो अपने दोस्त के साथ गलत कर दूंगा। सानवी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी बातें सुनते ही उसके दिमाग में एक बात उभरी, जिसे सोचते उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका रिएक्शन देख अभिनव ने कहा, हाँ सानवी, तुम सही सोच रही हो। आर्यन मेरा बचपन का दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा मेरे साथ देता था, जो मेरी बात बिना कहे ही समझ जाता था। ये सुन सानवी ने एक लंबी सांस भरी, जैसे उसे आगे का सच सुनने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। मैं पहले से जानता था आर्यन के बारे में। निक ने मुझे पहले ही बता दिया था आर्यन के बारे में कि तुम्हारी मुलाकात आर्यन राठौड़ से हुई थी कॉलेज में। वहीं सानवी को यह सब किसी शौक से कम नहीं लग रहा था। उसे तो हर बीतते पल के साथ शौक पर शौक मिलते जा रहे थे। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। तभी अभिनव ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सानवी सारंग रायचंद। लेकिन तुम शायद असली सारंग रायचंद को नहीं जानती। सारंग रायचंद उर्फ एसआर, एक ऐसा नाम जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मौत का काम करता था। एसआर का नाम ही काफी था लोगों में दहशत लाने के लिए। इस नाम से लोग डरते थे क्योंकि एसआर बहुत ही ज्यादा क्रूअल और कोल्ड हार्टेड पर्सन था। बड़े बड़े डॉन भी डरते थे उनसे। लोग दुआ करते थे कि अगर उनकी मौत हो भी तो एसआर के हाथों ना हो, क्योंकि उसके हाथ की मौत भी अपने आप में एक खौफनाक मंजर होता था। वो इतना ज्यादा क्रूअल था। ये सुनते ही अनजाने में ही सही, लेकिन सानवी के शरीर में एक डर की तेज लहर दौड़ गई, जैसे वो सब कुछ अपने सामने देख रही हो, महसूस कर रही हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहीं अभिनव कहते हुए कहीं खो सा गया और अपनी बात आगे कही, कई साल पहले जब तुम इस दुनिया में आई भी नहीं थी तब। फ्लैशबैक। इटली, एक ऐसी जगह जहां मौत का तांडव होता था। अंडरवर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ आए दिन खून खराबे और मौत की खबर सुनाई देती थी। और इसी मौत की दुनिया का बेताज बादशाह था एसआर। एसआर उर्फ सारंग रायचंद, जो कि एक अनाथ था। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्त विक्रम राठौर से। विक्रम राठौर जो काली दुनिया का बेताज बादशाह था। वो एक बहुत ही बड़ा माफिया किंग था। उसकी सत्ता दुनिया के हर एक कोने में फैली हुई थी, जिसे लोग वीआर के नाम से जानते थे। और इसी वीआर का सबसे बड़ा और खास हथियार था एसआर, जो कि विक्रम राठौर का राइट हैंड था और साथ ही उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। पूरी दुनिया में लोग वीआर से ज्यादा एसआर से डरते थे और इसी की वजह से लोगों में एसआर का खौफ दिन पर दिन बढ़ता गया। एसआर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाना माना एक नाम बन गया।
जिसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो बेदिल इंसान के अंदर भी एहसास डाल देता है। ठीक उसी तरह सारंग की लाइफ में भी ये पल आया। जानवी देशमुख पर पड़ी। जब वो और विक्रम अपने कॉलेज के दिनों में थे, तब विक्रम को शालिनी से और सारंग को जानवी से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। शालिनी के घर वाले तो इस रिश्ते के लिए मान गए थे क्योंकि वो खुद एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक रखते थे, मगर जानवी के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसीलिए सारंग ने बिना जानवी की मर्जी जाने उसे उसके ही घर से उठवा लिया था और उससे जबरदस्ती शादी कर ली थी। जानवी बहुत रोई थी क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने बहुत नाजों से पाला था। लेकिन सारंग ने अपनी जिद और जुनून के कारण उसे अपने परिवार से अलग कर दिया था। विक्रम ने उसे बहुत समझाया पर वो जानवी के लिए इस कदर पॉजिटिव था और पागल था कि उसे विक्रम का जानवी के बारे में बोलना तक पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि जानवी सारंग से प्यार नहीं करती थी, वो भी उससे बेहद प्यार करती थी, मगर उसे हमेशा सारंग के लिए डर लगता था कि कहीं उसके इस तरह के काम करने से उसे कोई खतरा ना हो। वो सारंग को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा उसे ये सब छोड़कर कहीं दूर जाकर रहने की बात करती थी, मगर सारंग हमेशा उसे बहला फुसलाकर टाल दिया करता था। वो बहुत पहले ही इस दलदल में कदम रख चुका था। अब इस दलदल में से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतते गए और जानवी अब सारंग के साथ खुश रहने लगी थी। उसने भी पूरे दिल से सारंग के साथ साथ उसकी सभी चीजों को अपनाया था। वहीं विक्रम और शालिनी भी आपस में बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद शालिनी प्रेग्नेंट हुई और उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम आर्यन रखा गया। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। बीआर का नाम तेजी से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। वहीं उसका बेटा आर्यन जो कि अब 5 साल का हो चुका था, वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसकी लर्निंग स्किल्स भी हमेशा से बहुत फास्ट थी। शालिनी एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई और उसे इस बार एक बेटी हुई जिसका नाम क्यारा रखा गया। ठीक उसी के साथ विक्रम के छोटे भाई यानी कि वीरेंद्र और सुधा को भी बच्चा हुआ जिसका नाम विवान रखा गया। मगर इस बीच इतने सालों में जानवी एक बार भी मां न बन सकी, जिसकी कमी उसे हर रोज होती थी। इसीलिए वो अपने दर्द कम करने के लिए आर्यन को ही अपना बेटा समझ बहुत प्यार करती थी। आर्यन को भी जानवी बहुत पसंद थी। वो ज्यादातर शालिनी से ज्यादा जानवी के पास रहता था। वहीं सारंग भी आर्यन से काफी जुड़ चुका था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखाई देते थे, मगर फिर भी आर्यन उसके प्यार को अच्छे से महसूस कर लेता था। कियारा विवान को भी वो लोग उतना ही प्यार करते थे। जानवी अब अपना ज्यादातर वक्त आर्यन और बाकी बच्चों के साथ बिताने लगी थी। वो काफी खुश रहने लगी थी। वहीं उसे खुश देख सारंग भी बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, सब ठीक चल रहा था। मगर कहते हैं ना, खुशियों को संजो कर रखना चाहिए वरना जल्दी नजर लग जाती है। और ठीक हुआ भी वही। इनकी खुशियों को भी किसी की बहुत बुरी और काली नजर लगी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक और नाम बहुत फेमस था जिसका नाम था मार्क्स। लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लड़कियां। वो अपनी हर रात एक नई लड़की के साथ गुजारता था। एक बार उसकी नजर जिस भी लड़की पर पड़ गई उसके बाद तो उस लड़की का बचना नामुमकिन सा था। वो उसे पाने के लिए और अपने बिस्तर तक लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उन लड़कियों की चीखें और आंसू उसका सुकून थी। उन्हें अपने पैरों तले रौंदना उसका शौक था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की बड़े से आलीशान बंगले के किसी रूम में बेड पर बैठे रो रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम थी। वो अपनी यादों में खोते हुए किसी गहरी सोच में चली जाती है, जहां वो अपने 5 साल पीछे की बातें याद करने लगती है। अब मैं इस लड़की का फ्लैशबैक दिखा रही हूँ कि ये लड़की क्या सोच रही थी। ओके, तो इस लड़की का फ्लैशबैक। मार्क्स जिसे हर वक्त एक नई लड़की चाहिए होती थी। कुछ लड़कियां जो सामने से उसे अप्रोच करती थी वो उनके साथ वैसे ही पेश आता था और खुशी खुशी चला जाता था। मगर जो लड़कियां उसकी बात नहीं मानती थी वो उनके साथ जबरदस्ती कर लेता था। यही तो मार्क्स की दरिंदगी और वहशीपन था। ठीक इसी तलाश में एक दिन वो एक प्राइवेट बार में गया हुआ था। इसे काफी बोरिंग लग रहा था सब कुछ। ऐसा नहीं था कि आसपास लड़कियां नहीं थी, वहां एक से एक खूबसूरत लड़कियां थी, मगर उसे कुछ नया चाहिए था, कुछ ऐसा जिसे पाने की उसे तलब लगे। वो ऐसे ही एक सोफे पर बैठे ड्रिंक कर रहा था कि तभी उसके सामने एक लड़की आई जो एक वेटर थी। उस लड़की ने एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी लेंथ उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर आ रही थी। उसकी गोरी टांगे और उसका मखमली जिस्म देख मार्क्स की आंखों में एक चमक आ गई। उसकी लार टपकने लगी थी अब।
वो बिल्कुल किसी भूखे भेड़िए की तरह अपनी खतरनाक नजरों से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वहीं वो लड़की जो कब से वहां खड़े मार्क्स से ड्रिंक सर्व करने का पूछ रही थी, वो उसके जवाब ना मिलने पर वहां से जाने लगी। उसे वैसे भी ये सारी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर फिर भी किसी मजबूरी के कारण उसे ऐसी जगहों पर काम करना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसी जगहों की सैलरी बहुत ही ज्यादा हाई होती थी। उसे जाते देख मार्क्स ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे उस लड़के के हाथ से ड्रिंक से भरी हुई ट्रे नीचे जमीन पर गिर गई और वह सीधा मार्क्स की गोद में जा गिरी। रहस्य और दर्द की मुस्कान लिए मार्क्स उसके जिस्म को अपने सख्त हाथों से रगड़ रहा था। उसे अपने अंदर एक अजीब सी आग महसूस हो रही थी। उसने एक झटके में उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाहर के एक रूम में ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। वो लड़की उसे छूटने की कोशिश करने लगी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो छटपटा रही थी उसके सामने, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर मार्क्स ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा और उसके ऊपर आ गया। अगले ही पल उसने उसके कपड़े एक झटके में फाड़ दिए और उसके शरीर से अलग कर दिए। फिर पूरी रात वो उसके साथ दरिंदगी करता रहा। वहीं वो लड़की जो कि सिर्फ 20 साल की थी, उसका पूरा शरीर टूट चुका था। वो ना जाने कब बेहोश हो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मार्क्स को होश आया और वो उठा, तो उसकी नजर उस लड़के की गोरी पीठ पर चली गई, जो उसके साथ ही वहीं पर बेड पर सोई हुई थी। उसके पीठ पर बने निशान देख मार्क्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तभी उसकी नजर बेडशीट पर लगे ब्लड स्टैंड पर गई, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो ऐसे ही उठा और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आया, तो उसने बेड पर उस लड़के को रोते पाया। किसी की आहट महसूस कर जब उसने अपना सर ऊपर कर मार्क्स की तरफ देखा, तो वो हैरान हो गई। मार्क्स देखने में काफी हैंडसम था। उसकी उम्र लगभग 28 थी। वो उसे देख रोते हुए बोली, तुम कितने बुरे हो। तुमने मेरे साथ वो सब किया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझे छोड़ दो, मगर तुमने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। गंदे कहेंगे। कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। मार्क्स ये देख हैरान हो गया। वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रो रही थी और वो लग भी बिल्कुल बच्चे की थी। अब जाकर उसने इस बात पर गौर किया था, पर कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ गई। वो धीरे से चलकर उसके पास गया और बड़े ही प्यार से बोला, रो मत। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया मुझसे। मैं नशे में था कल बहुत। मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता मैं नशे में कि क्या कर रहा हूँ। कहते हुए वो मासूम सा चेहरा बना लेता है, जैसे उसे कितना अफसोस हो अपने किए पर। इसके बाद सुन उस लड़की ने, जिसका नाम मेघा था, उसने अपना सर ऊपर किया और उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। ये देख मार्क्स मुस्कुराया। उसे मेघा काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम सी थी। मेघा थी भी बहुत भोली। कोई उसे प्यार से कुछ भी कहता वो मान जाती थी, और उसी बात को भांपते हुए मार्क्स ने उसे कई बातें झूठी कही और उसे अपने पास रख लिया, ये कहकर कि वो उससे प्यार करने लगा है और उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। दिन ऐसे ही बीतते गए, और अब मार्क्स हमेशा मेघा के साथ वो सब करने लगा। मेघा भी उसकी बातों में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने भी उसे कभी नहीं रोका। बस उससे हमेशा यही कहती कि वो उससे प्यार करता है तो उससे शादी कर ले। उसके बाद वो ये सब चीजें कर सकता है उसके साथ। मार्क्स जिसे हर रात लड़कियां चाहिए होती थी, वो लड़कियां रिपीट भी नहीं करता था, मगर मेघा ऐसी पहली लड़की थी कि उसने उसे रिपीट किया था। मेघा की मासूमियत ने उसे अपनी तरफ खींचा था। ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार करने लगा था, बल्कि वो तो उसे सिर्फ यूज कर रहा था, उसकी बॉडी को यूज कर रहा था, क्योंकि मेघा आसानी से उसकी हर बात मान लेती थी। वो उस पर आंख बंद कर भरोसा करती थी, इसीलिए वो उससे कुछ भी करवाता था। शादी उसने कर तो ली थी, मगर वो सिर्फ नाम की थी, क्योंकि बीवी का हक तो वो उसे देने वाला नहीं था। उसके लिए तो सिर्फ एक जिस्मानी खेल था, जिसे वो हर रात खेलता था, और मेघा कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ दिनों बाद मेघा प्रेग्नेंट हुई और उसने ये बात मार्क्स को बताई, पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब ये बच्चा उसके गले का फंदा बनते जा रहा था, इसलिए वो अब मेघा के पास भी नहीं आ पाता था, क्योंकि मेघा उसे फिजिकल होने से मना कर देती थी। धीरे धीरे वो अपनी बाहर के अय्याशियों को घर में भी करने लगा। मेघा को भी उसके घिनौने चेहरे के बारे में जल्द ही पता चल गया। उसने काफी रोका, पर वो उसको ही मार देता था। मेघा के साथ अब उसका बच्चा भी था, जिसके डर से मेघा ने उससे बोलना भी बंद कर दिया अब, और कुछ महीने बाद अपने बच्चे को जन्म दिया। मेघास फ्लैशबैक एंड। यही सब चीजें और यादें वो लड़की अपने रूम में बैठी सोच रही थी। उसके आंसू झरझर बह रहे थे। तभी उसके सामने एक 5 साल का लड़का आया और उसके आंसू पोंछने लगा।
उसे देख वो लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि मेघा ही थी, उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए मन में कहा, 5 साल हो गए हैं उस रात को, मगर उसकी कड़वी यादें अब भी मेरे जहन से जाती नहीं है। फिर एक गहरी सांस लेकर, मैं तुम्हें उस राक्षस से जरूर बचाऊंगी अभी, तुम पर कभी भी उसका काला साया नहीं पड़ने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। तभी उसके कानों में अभी की आवाज आई, मम्मा, पापा वहां कुछ कर रहे हैं, बहुत बहुत अजीब है वो वो सब कहते हुए वो अब हकला रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जिसे महसूस कर मेघा ने झट से उसे अपने सीने से बाहर निकाला और कंफ्यूजन भरी नजरों से देखा। फिर धीरे से कहा, कहाँ पर अभिनव, और क्या कर रहे हैं वो ऐसा? तुम डरे क्यों हो इतना? क्या उन्होंने फिर से तुम पर चिल्लाया या फिर हाथ उठाया तुम पर? तो दोस्तों, धीरे धीरे आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। ये तो बस अभी शुरुआत हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ फ्लैशबैक है, यानी कि अभिनव 13 साल पीछे की कहानी बता रहा है सब कुछ सानवी को, कि कैसे क्या हुआ था। और रही बात अभी की, जो मैंने आपको मेघा का फ्लैशबैक दिखाया, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इस कहानी का वो अलग ही सीन देगा। यस, आपने अभी भी फ्लैशबैक में देखा होगा कि जो मेघा का फ्लैशबैक था, उसमें जब वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसका जो बच्चा हुआ था उसका नाम अभी था। तो अभी के नाम से आपको पता चल गया होगा कि अभी आखिर है कौन और वो किसका बेटा है। ठीक है, तो आगे जाके स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जरूर सुनना आगे की स्टोरी। और बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसमें सस्पेंस और थ्रिलर आने वाला है, और आपको ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको एक टाइम पे आपका माइंड खुद ब्लॉक हो जाएगा कि कौन सा सीन है। तो ऑफ कोर्स जरूर सुना आगे के एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।